जय हिंद। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहने वाला है हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान। बहुत दिन से ये टॉपिक हम लोग पकड़े नहीं है। बहुत दिन से हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड पे चर्चा कर रहे थे। ये पेन क्या हो गया? बहुत दिन से हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड के बारे में चर्चा कर रहे थे, हिस्ट्री ऑफ अमेरिका के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है। लेकिन आज का टॉपिक हम लोग का ये दोनों पेपर नहीं रहने वाला। आज का टॉपिक हम लोग का रहने वाला है चाइना एंड जापान। जो ये कहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ये है आप लोग का पेन में कुछ गड़बड़ी आ गया है। अरे यार, हिस्ट्री और चाइना एंड जापान ये है आप लोग का टीएमबीयू यूनिवर्सिटी का पेपर 8 है, ठीक है। पेपर 8 बीए पार्ट 3 वालों के लिए, बीए पार्ट 3 वालों के लिए पेपर 8 है चाइना एंड जापान का। तो इसका ज्यादा कंटेंट आप लोग के पास अवेलेबल नहीं है। हालांकि हम जो है आप लोग को टेलीग्राम में ऑलरेडी ये इसका पूरा का पूरा एक बुक अपलोड कर चुका है। तो जो भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं वो सबको टेलीग्राम पे जुड़ जाना है, क्योंकि वहीं पे आपको इसका भी पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। हर क्वेश्चन का आंसर आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। ये देखिए, जैसे कि हम लोग ये वाला आज कवर करने वाले हैं, इसका 8 लगभग 10-12 पेज है ये। तो ये आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग वहां पे जाके कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत दिन बाद हम लोग ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, मतलब कि कोई टॉपिक यूट्यूब में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग बहुत इत्मीनान से देखिएगा, धैर्य रख के देखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ आप लोग को ये टॉपिक ग्रेजुएशन में काम नहीं देगा, ये टॉपिक आप लोग को आगे भी काम देगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लोग को ये टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग धैर्य से 40 मिनट 30 मिनट जितना देर का ये वीडियो है, 30 मिनट तक लगभग लगभग कोशिश करेंगे खत्म करने का। तो उतना देर आप लोग को सुनना है अच्छा से। इसमें ज्यादा कुछ सोचने समझने वाला बात नहीं है, ठीक है। बस जितना तरह का आप लोग को डायमेंशन हम खोल रहे हैं, आप लोग सब डायमेंशन में सोचने का आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नंबर के लिए नहीं, आप लोग अपना नॉलेज के लिए पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मंचूरिया पेन में कुछ गड़बड़ी आ गया, ठीक है। लगता है हाथ से ही करना होगा। मंचूरिया संकट के कारण और परिणाम की व्याख्या करें, या फिर मंचूरिया संकट पर एक निबंध लिखें। इस तरह का क्वेश्चन आपको ग्रेजुएशन में देखने को मिल सकता है। मंचूरिया संकट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाला है। तो सबसे पहली बात तो ये मंचूरिया क्या है। तो मंचूरिया एक जगह का नाम है, ठीक है। मंचूरिया एक जगह का नाम है जो कि आप लोग को जापान के ऊपर, चाइना के बगल में, रूस के नीचे वो एरिया लोकेटेड है मंचूरिया। तो ये मेनली जगह को लेकर ही ये विवाद है। मंचूरिया संकट मेनली जगह को लेकर विवाद है। ये एक ऐसा जगह है जिसको कि रसिया क्लेम करता है ये मेरा एरिया है, जापान जापान क्लेम करता है मेरा एरिया है, कोरिया क्लेम करता है मेरा एरिया है, और चाइना भी क्लेम करता है ये मेरा एरिया है। तो दैट्स वाई ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी जगह, कोई भी जो प्लेस रहता है वो जो है न्यूज में जब भी आता है, न्यूज में नहीं मतलब कि वो तो करंट से रिलेटेड हो जाएगा ये, लेकिन हम लोग को हिस्ट्री से रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। तो समझ गए। अच्छा, एक बार जगह आप लोग दिखा देते हैं, जगह कौन सा है, कैसे दिखा पाएंगे, ऐसे करके दिखा पाएंगे। ये देखिए, ये वाला जो जगह है ये है मंचूरिया, ठीक है। ये जगह चलता क्यों नहीं है? अच्छा, ये जगह है आप लोग का मंचूरिया। ये देखिए, चाइना के ऊपर में, रसिया के नीचे में, जापान से यहाँ हम लोग पाएंगे, और कोरिया से देखिए यहाँ पाएंगे। तो ये मेनली यही जगह को लेकर विवाद छिड़ रहा था सब देश के बीच। तो ये जो विवाद था इसी को हम लोग कहें मंचूरिया संकट, ठीक है। तो बहुत सारा देशों के बीच जो है जगहों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, जिसके कारण कि वो इतिहास बन जाता है। आज जो जगह चर्चा में है, आज जो जगह में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आगे जाकर वही हिस्ट्री बन जाता है। जैसे कि हम लोग तो इंडियन है, हम लोग तो अच्छा तरीका से हम लोग समझते हैं। कश्मीर वाला मुद्दा को लेकर आप लोग देख लीजिए। कश्मीर वाला मुद्दा क्या है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, या फिर उधर अक्साई चीन का हम लोग बात करें, तो वो क्या है? वो जगह का विवाद है। तो ये विवाद कोई एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं रहता, ये विवाद बहुत लंबा समय तक रहता है, और इससे बहुत ज्यादा कुछ इफेक्ट होता है। तो वहाँ का सामाजिक एरिया भी इफेक्ट होगा, राजनीतिक एरिया भी इफेक्ट होगा, आर्थिक एरिया भी इफेक्ट होगा। तो सभी डायमेंशन में वो इफेक्ट करते हुए चलता है यदि कोई जगह का मुद्दा बीच में खड़ा होता है, ठीक है। तो उसी को आज हम लोग बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे कि एक जगह का मुद्दा जो है कैसे देशों को बीच में संघर्ष का जो है मेन कड़ी आ जाता है। देशों के बीच में मतलब कि झगड़ा का मेन रीजन कैसे एक जगह बन जाता है। तो सबसे पहले तो देखिए, ये जो है इसका अब हम लोग भूमिका लिखेंगे। आपको पता होगा हर क्वेश्चन में हम लोग भूमिका पे डिस्कस करते हैं,
तो इसमें भूमिका देखिए क्या है। 1931 का वर्ष एशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ये एक माइल स्टोन था। चिर स्मरणीय का मतलब ये होता है कि ये जो है हमेशा के लिए याद रखा जाने वाला जो पल होता है उसको बोलते हैं चिर स्मरणीय बना। तो 1931 का जो टाइम ड्यूरेशन है 1931, वो पूरा विश्व के लिए एक चिर स्मरणीय बन गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है एशिया अपना रूपरेखा बदल दिया। एशिया में एक नए युग का शुरुआत बोला जाता है स्टार्ट हुआ, क्योंकि जापान वहां से एक पावर उभर करके आया। ठीक है, यह युग राजनीतिक उथल पुथल का युग था और क्रांति और संघर्ष का युग था ये। तो ये एक छोटा सा भूमिका आप लोग का वन पैरा का ये भूमिका है, और आगे भी है, लेकिन इस तरह करके आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि 1931 का जो ये टाइम ड्यूरेशन है ये पूरे विश्व के लिए बहुत ही राजनीतिक उथल पुथल का कारण बनता है। और क्यों कारण बनता है ये धीरे धीरे आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, 1931 में हुए मंचूरिया संकट ने जापान, चीन, रूस, अमेरिका तथा अन्य कुछ शक्तिशाली राष्ट्रों को अधिक चिंताजनक स्थिति में ला खड़ा किया। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मंचूरिया था इसमें सबका निगाह था। जापान, चीन, रूस और अमेरिका का क्यों निगाह था? क्योंकि अमेरिका एक पूंजीपति देश है। ठीक है, अमेरिका एक पूंजीपति देश है, इसीलिए वो जो है अपना पूंजीपति के दम पे वो चाहता था कि मार्केट सब जगह मेरा एरिया का मार्केट हो, मतलब कि मेरा मार्केट जो है सभी जगह फैल जाए। क्यों? क्योंकि इस टाइम तक आपको याद होगा कि इससे पहले ब्रिटेन ऐसा किया करता था, लेकिन ब्रिटेन इस टाइम तक आते आते बहुत हद तक खत्म हो चुका था ब्रिटेन। आप इंडिया में भी देख सकते हैं, इंडिया में इस टाइम पे क्या हो रहा था। इंडिया में इस टाइम पे सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। गांधी इरविन समझौता भी यही 1931 में ही हुआ था। तो इससे क्या पता चल रहा था, इंग्लैंड का साख जो है धीरे धीरे होके कम हो रहा था और अमेरिका का साख धीरे धीरे बढ़ रहा था, क्योंकि ये एक बड़ा इंडस्ट्रियल जो है देश कंट्री बन के सामने आ रहा था। इसीलिए अमेरिका का भी इसमें बहुत ज्यादा रुझान था। तो ये इतना इतना देश को ये अफेक्ट करता है। ठीक है, और कुछ चिंताजनक स्थिति में ला खड़ा कर दिया सबके लिए। वास्तव में मंचूरिया संकट जापान के साम्राज्यवादी रवैया का एक रवैया तथा अन्य राष्ट्रों का मंचूरिया पर आपसी हित का टकराव था। अब देखिए, ये मेनली जापान का साम्राज्यवादी नीति के कारण ही ये मंचूरिया संकट उत्पन्न हुआ था। ठीक है, साम्राज्यवादी नीति का क्या मतलब होता है कि अपना राज्य को एक्सटेंड करना, अपना राज्य को एक्सपेंड करना, मतलब कि अपना राज्य को एक जगह से दूसरा जगह तक विस्तार करना। साम्राज्यवादी का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अपना एरिया को विस्तार करना, वही होता है साम्राज्यवादी। तो जापान एक छोटा सा देश होने के बाद भी एक भयंकर साम्राज्यवादी रवैया को इख्तियार किया हुआ था इस टाइम पर। ठीक है, इसीलिए आगे चल के जाके हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो है बम भी गिराने का प्रयास प्रयास क्या किया जाता है, गिरा दिया जाता है, ताकि उसको दबाया जा सके जापान को। क्योंकि एशिया में जापान जो है बहुत उभरता सितारा था इस टाइम पर। ठीक है, एक लंबे कालखंड का हम लोग अध्ययन करेंगे तो इसमें हम लोग पाएंगे कि मंचूरिया संकट कोई एक अचानक उत्पन्न होने वाला काम नहीं था। मंचूरिया संकट बहुत दिन से चला आ रहा था। चीन का अपना प्रभुत्व पहले से था। चीन चाहता था कि इसमें कोई इंटरफेयर ना करे। रसिया अपना साम्यवादी ताकत इसमें दर्शाना चाह रहा था। तो बहुत सारा मुद्दा जो एक साथ मिलकर टकराया और लास्ट में ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया कि मंचूरिया संकट का आना तय हो गया। मंचूरिया संकट बेसिकली क्या है, इसका मतलब हम लोग क्या समझे, यहाँ पे आगे हम लोग का भूमिका खत्म हो जाता है। ठीक है, तो भूमिका में हम लोग मेनली क्या समझ रहे हैं, भूमिका में हम लोग ये समझ रहे हैं कि एक जो टाइम है जो कि 1931 का टाइम, 1931 का टाइम एशिया के लिए बहुत ही आ, हम लोग बोल सकते हैं संघर्ष वाला टाइम था। ठीक है, जिसके बाद जो है एशिया का कायाकल्प हो गया। जापान जो है एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उभर करके सबके सामने आ गया। ठीक है, इसमें अलग अलग देश का हित आपसी टकराव हो रहा था, जिसके कारण कि मंचूरिया संकट हुआ। तो ये है आप लोग का भूमिका। ठीक है, भूमिका यदि अभी आप लोग को समझ नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भूमिका आप तभी अच्छा से समझ पाएंगे जब पूरा आंसर आप लोग के माइंड में चल रहा होगा। पूरा आंसर माइंड में अगर चलता है आप लोग का तो भूमिका बहुत अच्छा रेडी किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए मंचूरिया संकट का कारण, क्योंकि ये मैंने ये व्हाइट पेज में लिखा है इसीलिए ये वाला चीज करना मेरे लिए आसान है। लेकिन आप लोग को ग्रेजुएशन में इस तरह का पेज नहीं मिलता। आप लोग को ग्रेजुएशन में लाइनिंग वाला पेज मिलता है। ठीक है, तो लाइनिंग वाला पेज में भी आप लोग ट्राई कीजिएगा कि जहां भी ग्राफ बनाने का मौका मिले, जहां भी डायग्राम बनाने का मौका मिले, जहां भी मतलब कुछ एक्स्ट्रा करने का मौका मिले तो आप लोग उसको बेशक कीजिएगा। ठीक है, वो आप लोग को काम देगा। अब देखिए मंचूरिया संकट का कारण क्या क्या कारण था, तो यहाँ पे 6 कारण का हम लोग चर्चा किए हैं। अच्छा एक बात और, ये वाला जो क्वेश्चन है मंचूरिया संकट, इसका कारण और परिणाम दो चीज हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो आज को हम लोग सिर्फ कारण पढ़ने वाला है, कारण पढ़ने वाला है। इसका नेक्स्ट वीडियो में आर यू श्योर क्लियर ऑन स्क्रीन नहीं,
आज हम लोग सिर्फ कारण पढ़ने वाले हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका परिणाम को देखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में कारण और एक ही वीडियो में परिणाम देखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और थोड़ा समझने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा इस चैनल पे। ये वीडियो 1 है और नेक्स्ट वीडियो 2 वीडियो मतलब इसका पार्ट 2 में आप लोग को परिणाम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई भी जो चेक करेगा, आप लोग का आंसर जो भी चेक करेगा, उसको ये वाला नजर में आते ही समझ जाएगा, वो जो चेक कर रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा कि आप लोग किस किस डायमेंशन में आंसर को लिखे होंगे और कहाँ कहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक ही बार में ये पूरा का पूरा आंसर का झलकी दे देता है, बस इतना ही वर्ड में पूरा आंसर है आप लोग का। देखिए पहला क्या है, जापान के साम्राज्यवादी का पुनरुद्भव। ठीक है, ये जो कि मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। उसके बाद दूसरा है मंचूरिया में जापानी हित, जापान का हित क्या क्या निहित था उसमें। उसके बाद है कोरियाई का प्रश्न, कोरिया का क्या प्रश्न था, चीन की राजनीति, साम्यवाद का डर और नाकामुरा की हत्या। ठीक है, अब हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे, तब बेटर वे में समझ में आएगा। उम्मीद करता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अभी तक में हम लोग कुछ पढ़े ही नहीं है। हम लोग क्या देखे अभी तक बस भूमिका देखे और कारण क्या क्या है बस वो देखे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि हम लोग का पहला पॉइंट है। क्या है पहला पॉइंट? पहला पॉइंट है जापानी साम्राज्यवाद का पुनरुद्भव। ठीक है, जापानी साम्राज्यवाद का पुनरुद्भव। इसमें क्या हो रहा था, इसमें ये हो रहा था कि मंचूरिया संकट का सबसे मेन रीजन क्या था, तो वो था जापान में साम्राज्यवाद का उद्भव। जापान अपना जो है राज्य जो है, अपना देश जो है एक्सटेंड करने पे लगा हुआ था, अपना ज्यादा से ज्यादा भूभाग को कैप्चर करने पे लगा हुआ था। ठीक है, जो कि अधिकतर देश करता है। अभी चाइना क्या कर रहा है, चाइना अभी भूटान के साथ जो है मेल मिलाप कर रहा है कि हमको डोकलाम वाला एरिया में हम लोग को सैनिक को रखने के लिए दे दिया जाए। ठीक है, यदि आप लोग करंट से अगर वाकिफ है, अगर आप लोग करंट, जो कि हम आपको लोग को हमेशा बताते हैं कि कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, करंट हमेशा पढ़ते रहो, करंट को मत छोड़ो आप लोग, क्योंकि करंट आप लोग को पूरा स्टैटिक्स पोर्शन कवर करवाएगा और करंट ही डिसाइड करेगा कि आप लोग का एग्जाम में क्या आने वाला है। ये ग्रेजुएशन का एग्जाम का बात नहीं कर रहे हैं। ग्रेजुएशन में तो क्या होता है कि 4 क्वेश्चन रहता है, जिसमें कि आप लोग को 5-6 क्वेश्चन याद करते हैं, 4 क्वेश्चन आप लोग का भिड़ जाता है। लेकिन जब आप मेन एग्जाम में जाके एंटर करेंगे तो ये ऐसा कुछ भी सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो वहां पे जाके आप लोग अटक सकते हैं। इसीलिए मेरा ट्राई हमेशा ये रहता है कि आप लोग को सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए तैयार नहीं करना, आगे आने वाले एग्जाम में जो भी आप एग्जाम देते हैं और ये टॉपिक यदि आपको भेटा रहा है, तो इसका मतलब वो टॉपिक में आपको क्लियरिटी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जापान का पुनरुद्भव जो कैसे हो गया, 1928 से ही जापान सैन्यवादी प्रवृत्तियों ने सिर उठाना आरंभ कर दिया। 1928 में जापान में सैन्यवाद आना आरंभ हो गया। ये जापान में सैन्यवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये जापान का सैन्यवाद जो है ना, जापान का सैन्यवाद उंगली से ही लिखना पड़ रहा है, पेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। तो जापान में सैन्यवाद जो है ना, ये आप लोग का बीपीएससी मेंस का ये वाला टॉपिक है, जापान में सैन्यवाद। ठीक है, तो इसको जब आगे जाके आप लोग कमेंट कीजिएगा, यदि इसके ऊपर अलग से कोई वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगा। लेकिन ये आप लोग का ग्रेजुएशन का हिस्सा नहीं है, ग्रेजुएशन में ये टॉपिक आप लोग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बीपीएससी मेंस में है। जो भी आप लोग बीपीएससी का जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, वो लोग को वो काम देगा, जापान में सैन्यवाद। ठीक है, तो 1928 में सैन्यवाद की प्रवृत्ति स्टार्ट होना, मतलब कि जापान में स्टार्ट हो गया था। उन्होंने जापान में सैन्य शासन की स्थापना करने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया। उनके इस अभियान से पूंजीपति वर्ग ने भी उनका सहयोग किया। अतः जापान की शासन नीति में सैन्यवादी प्रवृत्तियां हावी होती चली गई। तो जापान में जो सैन्यवादी प्रवृत्तियां हैं, ये धीरे धीरे करके हावी होती चली गई। और सैन्यवाद का जो एक प्रबल लक्षण होता है वो होता है एक्सटेंड करना। ठीक है, सैन्यवाद का लक्षण क्या होता है, वो होता है कि अपने राज्य को एक्सटेंड करते रहना। ठीक है, हम लोग पहले जमाने में भी हम लोग देखे, मिडावल इंडिया में आप लोग को याद होगा, हालांकि मिडावल इंडिया तो मैंने ज्यादा पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप लोग कहीं से भी पढ़े होंगे तो ये बात आप लोग देखे होंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो है भूभाग को कैप्चर करने का प्रयास होता था, शुरू से भी होता था, अभी भी होता है और आने वाला समय में भी होगा। क्योंकि अब तो मंगल में हम लोग जा रहे हैं, हम लोग चांद पे जा रहे हैं, हम लोग यहाँ तक तो आदित्य एल1 सूर्य में भी हम लोग मिशन भेज चुके हैं। तो आने वाला टाइम में केवल पृथ्वी पे ही भूभाग का लड़ाई नहीं होगा, चांद पे, सूर्य पे, शुक्र पे, बृहस्पति पे, सारे ग्रहों पे जाके भूभाग का लड़ाई होने वाला है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद देखिए क्या है, ये वाला तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया कि जापान में सैन्यवाद का प्रवृत्ति उभर रहा है, जिसके कारण कि अन्य देशों को मिर्ची लग रहा है। ठीक है, समझ में आ गया।
लेकिन एक बात और क्या था, एक बात और थी, ये था कि जापान का जो एक प्रधानमंत्री है जिसका नाम है तनाका, तनाका ने भी सैन्यवाद का समर्थन किया। सैन्यवाद का समर्थन करने में एक पत्र निकाला, एक समाचार पत्र जिसका नाम था तनाका समाचार पत्र। ये तनाका समाचार पत्र जो है एक मैन इंपॉर्टेंट रोल अदा प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात किया गया। समाचार, ये जो तनाका समाचार पत्र है, ये विश्व विजय का बात करता है। मतलब कि जापान को एक साम्राज्यवादी शक्ति, एक विश्व विजेता के रूप में देखता है ये समाचार पत्र, जो कि जापान के प्रधानमंत्री तनाका के द्वारा तैयार किया गया था। तो इसमें क्या कहा जाता है विश्व विजय के बारे में? इसमें कहा जाता है कि विश्व विजय के लिए चीन का विजय आवश्यक है। ठीक है, विश्व विजय के लिए पहले चीन का विजय करना होगा। चीन के विजय के लिए मंचूरिया पर विजय करना होगा, और मंचूरिया के विजय के लिए कोरिया पर विजय करना आवश्यक है। तो आप समझ सकते हैं कि कोरिया से जीत करके, मतलब कि कोरिया से स्टार्ट करते 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 विश्व विजय का सपना देखा गया था तनाका समाचार पत्र में। ठीक है, जो कि जापान का था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, जिससे कि अन्य जनता लोग को अब बताइए, इस तरह का स्टेटमेंट दे देना, कोई भी देश यदि इस तरह का स्टेटमेंट अपने समाचार पत्र में दे देता है, वो भी कोई लोकल इंसान नहीं लिख रहा है, वहां का प्रधानमंत्री लिख रहा है, तनाका तनाका के द्वारा किया गया। तो इस तरह का जो भी स्टेटमेंट, मान लीजिए इंडिया ऐसा स्टेटमेंट दे देता है कि इंडिया को एक राष्ट्र बनने के लिए सबसे पहले चाइना को जीतना होगा, चाइना को जीतने के लिए नेपाल को जीतना होगा, नेपाल को जीतने के लिए भूटान को जीतना होगा। मान लीजिए इस तरह का स्टेटमेंट कोई इंडियन एजेंसी का कोई समाचार पत्र पब्लिश करता है, वो भी छोटा मोटा कोई नहीं, सीधे मान लीजिए कि हम लोग के प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, तो इस बात से आप अनुमान लगाइए कि क्या इस बात से जापान, अति सॉरी जापान बोल रहे हैं, भूटान, इस बात से नेपाल, इस बात से चीन, तो क्या ये लोग शांत बैठेंगे? बिल्कुल नहीं बैठेंगे ये लोग शांत। क्यों? क्योंकि ये सीधा तौर पे ये लोग को चेतावनी है, सीधा तौर पे ये चेतावनी है कि इंडिया को विश्व विजय करना है, विश्व विजय के लिए ये सब देश को कुचल करके आगे बढ़ना है। तो ये लोग कदापि ऐसा होने नहीं देंगे, इसीलिए इसका विरुद्ध जो है आक्रोश आएगा। वही सेम चीज यहाँ हुआ, किसका किसका नाम लिया गया? चीन का नाम लिया गया, चीन को जीतना है, मंचूरिया को जीतना है, कोरिया को जीतना है। तो ये सब से जो है आसपास के देश लोग जो है थोड़ा अचंभित हो गए कि अरे ये कैसे कर सकता है प्रधानमंत्री, अपना देश को सुदृढ़ करे वो करे, अपना देश को वो सुदृढ़ करने के लिए जो भी बयान दे सकता है वो चलता है, लेकिन अपना देश को सुदृढ़ करने के लिए दूसरा का एकता, अखंडता, संप्रभुता, ये सबको तो कुचला नहीं जा सकता है ना। तो यही बात इसका मेन इंपॉर्टेंट बात था। ठीक है, अतः इस बात से स्पष्ट है कि उन्होंने अपने लिए मंचूरिया पर जीत हासिल करना आवश्यक घोषित कर दिया। तो ये स्टेटमेंट का सीधा मतलब यही है कि मंचूरिया पर आक्रमण करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जो जापान का साम्राज्यवादी नीति था, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, जापान का साम्राज्यवादी नीति। तो इसमें हम लोग क्या क्या मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या था? एक तो था कि जापान में सैन्यवाद का उद्भव हो गया, 1928 में ही सैन्यवाद का उद्भव हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तनाका के द्वारा जो है तनाका समाचार पत्र लॉन्च किया गया, जिसके कारण कि अन्य देश जो है वो लोग जो है रुष्ट हो गए थे। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट देखिए है कि मंचूरिया में जापानी हित। तो मंचूरिया में जापानी हित क्या होगा, ये थोड़ा समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। किसी भी भूभाग में हित कब निहित होता है? तब निहित होता है जब वो भूभाग से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा हो। बेनिफिट किस सेंस में मिलेगा? बेनिफिट आप लोग को मिल सकता है या तो वहां पे प्राकृतिक संसाधन कुछ बहुत अच्छा है, या तो वहां माल बहुत सस्ता है, या वहां लेबर बहुत सस्ता है, या फिर भूभाग वहां अच्छा खासा है, या वहां कृषि किया जा सकता है, या वहां प्राकृतिक संसाधन अवेलेबल। अच्छा, प्राकृतिक संसाधन तो बोल दिया ना। तो ये सब जो चीज रहता है, यदि कोई भूभाग में है तो वो कोई भी देश को वो एरिया जो है आकर्षित कर देता है, कर सकता है और करता भी है। ठीक है, तो ये सब आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। और मंचूरिया वाला जो एरिया है वो 1894 से ही जापान जो है इस पे नजर गड़ाया था। 1894 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, आप लोग इसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि जापान, चाइना और रूस, ये तीनों के दृष्टि से 1894 में क्या होता है। ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देखते हैं कितना को याद है कि नहीं है, या फिर आप लोग से वीडियो देखते हैं, मजा मजा के लिए से वीडियो देखते हैं। ठीक है, मजा के लिए आप लोग को वीडियो नहीं देखना है, वीडियो देखना है नॉलेज गेन करने के लिए, नंबर के लिए भी नहीं देखना है। ठीक है, नंबर के लिए भी नहीं देखना है, आप लोग को नॉलेज के लिए देखना है। तो 1894 में क्या हुआ? 1894 से ही मंचूरिया जो है जापान की आंखों में चढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें मंचूरिया का तेल था, खनिज था, ईंधन था, प्राकृतिक संसाधन था, ये सब बहुत भरपूर मात्रा में था। और ये सब चीज जो एरिया में होगा वो, उस पर जो है कोई भी देश मोहित हो जाएगा।
जापान के बढ़ते औद्योगिक एवं साम्राज्यवादी के लिए तेल, कोयला, अन्य ऊर्जा के स्रोत काफी जरूरत महसूस हो रहे थे। क्यों? क्योंकि जापान में औद्योगिक चरण जो है वो स्टार्ट हो चुका था। जापान में औद्योगिक, आपको पता है कि औद्योगिक क्रांति लाने के लिए, औद्योगिक चरण लाने के लिए कोयला का क्या इंपॉर्टेंस है, तेल का क्या इंपॉर्टेंस है, ऊर्जा का क्या इंपॉर्टेंस है। जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड में हम आप लोग को बताए थे कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुआ, तो इसके बारे में हम लोग बहुत डीपली डिस्कस किए थे कि औद्योगिक क्रांति होने के लिए किस किस कारक का होना जरूरी है। ठीक है, तो वहां से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए, हिस्ट्री क्या होता है ना कि आप लोग को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड पढ़े तो उससे बहुत अछूता है हिस्ट्री ऑफ जापान, उससे बहुत अछूता है हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, ऐसा नहीं होता है। सब एक दूसरे से इंटरलिंक रहता है। जिस दिन आप ये बात को समझ गए कि सब एक दूसरे को इंटरलिंक करना है और सबको अलग अलग करके नहीं पढ़ना है, उस दिन आप लोग का पढ़ाई जो है बहुत हद तक आसान हो जाएगा, क्योंकि आप लोग इंटरलिंक करने सीख गए होंगे। और मेरा फोकस ज्यादा से ज्यादा आप लोग को इंटरलिंक करना ही है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जापान की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही थी। उनके जरूरत को पूरा करने के लिए कच्चा माल की भी आवश्यकता थी, तो कच्चा माल आराम से वहां से लाया जा सकता था। इसके अलावा तैयार माल को भेजने के लिए भी, मतलब कि बना हुआ माल, अब इंडस्ट्रियल पावर बन गया जापान, औद्योगिक क्रांति वहां हो गया, औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया। तो औद्योगिकरण में जो कच्चा माल वो लाएगा और बनाया हुआ माल, मैन्युफैक्चर्ड माल जो रहेगा, उसको कहाँ भेजेगा? उसके लिए तो एक बाजार का आवश्यकता होगा ना। तो मंचूरिया को जापान ने एक बाजार की तरह देखा, एक बाजार की तरह देखा कि हम लोग जो है तैयार माल को वहां पे बेच सकते हैं। तो इस ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहता है मंचूरिया पर आक्रमण करने का जापान का। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये मंचूरिया में जापान का हित भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें भी ज्यादा कुछ समझने वाला बात था नहीं, ये नॉर्मल सा बात है, कॉमन सेंस का बात है। ज्यादा कुछ समझने वाला तो बात था नहीं इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये दोनों पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा पॉइंट, ये वाला थोड़ा सा आप लोग को हो सकता है ना दिखे, लेकिन आप लोग को दिखे या ना दिखे, टेलीग्राम में तो आप लोग को मिल ही जाएगा, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे सिर्फ आप लोग समझिए, आप लोग समझने का ट्राई कीजिए यहाँ पे कि क्या बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए, कोरिया का प्रश्न, कोरिया का क्या मेनली प्रश्न था आप लोग को, वो तनाका स्टेटमेंट तो बताए ही आप लोग को कि मंचूरिया को जीतना के लिए पहले कोरिया पर विजय करना होगा। तो कोरिया पर विजय करने के लिए इसने क्या किया? मंचूरिया जो है, सबसे पहले देखिए, प्राकृतिक संसाधन का वो भंडार था, वहां कृषि के दृष्टिकोण से भी वो बहुत फल फूल संपन्न एरिया था। ठीक है, तो वहां क्या हुआ, और बहुत सारा जो कोरिया है, कोरिया जो वाला जो एरिया, वो मंचूरिया, मतलब कि कोरिया में जो पर्सन रह रहे थे, वो लोग मंचूरिया में भी जाके बसना स्टार्ट कर दिए। और कोरिया पर अधिपत्य किसका था? जापान का था। जापान जो है कोरिया को क्लेम करता है कि जापान मेरा है, सॉरी, कोरिया मेरा है। ठीक है, और कोरिया जो मेरा है बोला गया, और कोरिया वाला लोग क्या किया, वो लोग मंचूरिया में चला गया रहने के लिए। बहुत ज्यादा, 8 लाख के लगभग, 8 लाख व्यक्ति जो है, 8 लाख इंसान जो है, वो कोरिया से मंचूरिया चले गए बसने के लिए। और ये कोरियाई, ये लोग को कोरियाई नहीं बोला गया, ये लोग को जापानी ही बोला गया। गया कोरिया से बसने के लिए, लेकिन उन लोग को क्या बोला गया? वो लोग को जापानी नाम से ही संबोधित किया गया। ठीक है, तो ये वाला जब चीज हुआ, तो आप ये समझिए कि ये वाला चीज होने से क्या चीन शांत बैठेगा? क्या रूस शांत बैठेगा, जो कि वो लोग क्लेम करता है कि मंचूरिया मेरा है, और वहां पे जापानी लोग एक दो नहीं, 8 लाख, समझ सकते हैं, 8 लाख वहां जाके बस बस गया। और सिर्फ बस ही नहीं गया, वहां पे उन लोगों ने व्यापार भी किया, वहां पे भूमि का खरीद बिक्री भी उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो ये सब को देख करके चीन बड़ा रुष्ट हुआ कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे कर सकता है, ये वाला मेरा एरिया, मंचूरिया मेरा एरिया, ऐसा करना सही नहीं है। तो चीन ने जो है एक मतलब कि जापान को अ, अ, जापान को रोकने के लिए, जापान को टैकल करने के लिए अपना अलग अलग नीति को अपनाया उसके द्वारा। इस पर चीनी सरकार को मंचूरिया पर जापानी प्रभाव के बढ़ जाने का भय सताने लगा। अतः चीन इन कोरियाई नागरिकों को विरोध करने लगा। जैसे मंचूरिया में इन कोरियाई नागरिकों को बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ा। इस वजह से चीन से इस वजह से चीन और जापान के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। तो कोरिया का प्रश्न भी उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोरिया का प्रश्न में बस यही है कि कोरिया से इंसान जा करके वहां बसने लगा, और उसको कोरियाई ना कह के उसको जापानी से संबोधित करने लगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि वहां पे तेल भी अच्छा उपलब्ध था, वहां पे कृषि का साधन भी उपलब्ध था, कृषि योग्य भूमि भी था वहां पे। तो जापानी लोग का प्रभुत्व वहां बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, जिससे कि चीन जो है सशक्त हो गया। चीन इसको रोकने के लिए तत्पर हो गया, जिसके कारण कि चीन और जापान का जो है मनमुटाव ज्यादा हो गया। अब देखिए चीन की राजनीति, चीन ने ऐसा क्या किया जिसके कारण कि अन्य राष्ट्र जो है खफा हो गए। तो चीन ने क्या किया?
चीन पहले क्या था, पहले मंचूरिया पर चीन का ही अधिकार था, ये आपको मैंने पहले ही बताया। मंचूरिया पर पहले चीन का ही अधिकार था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके मंचूरिया पर सभी ने अपना जो है क्लेम करना स्टार्ट कर दिया। पहले क्या होता था, पहले सूबेदार के द्वारा जो है मंचूरिया पर अस्थाई रूप से अधिपत्य स्थापित करने में भी सफलता प्राप्त कर लिया था। मतलब कि सूबेदार, सूबेदार का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं, सूबेदार का मतलब समझिए आप लोग सामंत समझिए, ठीक है, सामंत। कि मतलब कि वो एरिया को वो देख रेख करता था, और वो खबर किसको देता था, खबर देता था चाइना को, और चाइना उसके ऊपर सामंत के द्वारा कंट्रोल करता था, सूबेदार के द्वारा कंट्रोल किया करता था, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण ये हुआ कि जो भी मंचूरिया से कनेक्टेड था विदेशी, जिसको कि पट्टा मिला हुआ था, पट्टा का क्या मतलब होता है, पट्टा का मतलब होता है लीज पे दे देना। मतलब कि कोई भी जमीन है उसको मान लीजिए कि 90 साल, 99 साल, अधिकतर तो 99 साल के लिए लीज पे दिया जाता है। 99 साल के लिए एक एग्रीमेंट साइन होता है। उसके बाद बोला जाता है कि ये वाला एरिया अब 99 साल तक आपका है, जो करना है आप लोग इसके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन जब चीन का प्रभुत्व इसमें बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, तो जो जो भी पट्टा लिया हुआ था वो लोग उससे पीछे हटने लगे, ठीक है। वो लोग उससे पीछे हटने लगे पट्टा से। तो जिसमें कि जापान भी एक था, जापान भी एक राष्ट्र था जो कि पट्टा पे लिया हुआ था, 99 साल तक जापान ने पट्टा पे लिया हुआ था, ठीक है। तो जापान इस बात से रुष्ट हो गया कि इतना साल तक हम इसको सोचे थे कि संजो के रखेंगे, और चाइना इसके हस्तक्षेप कर रहा है। तो ये भी एक बड़ा रीजन होता है चाइना और जापान के बीच विवाद का, ठीक है, मंचूरिया को लेकर। तो उम्मीद करते हैं ये चौथा नंबर पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। पांचवा नंबर पॉइंट देखिए, साम्यवाद का डर। अब ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट मेरे लिए 10 मिनट में समझाना आप लोग के लिए मुश्किल है। इसीलिए इसके लिए मैंने बहुत दिन पहले ही आप लोग को एक वीडियो अपलोड किए हुए, 40 मिनट का वो वीडियो है, जिसमें कि मैंने आप लोग को बताया कि साम्यवाद क्या है। क्योंकि ये इस तरह का जो वर्ड होता है ना, साम्यवाद, उदारवाद, उसके बाद हो गया अ, मतलब लास्ट में जिसका वाद लगा हुआ है, तो वो एक विचारधारा हो गया, ठीक है। और विचारधारा को समझना आप लोग को बहुत डीपली उस चीज को समझना होगा कि वो क्या है। ऐसे साम्यवाद हो गया, उदारवाद हो गया, और फिर और भी मतलब तरह तरह का वाद है, अभी एग्जैक्टली वो सब याद नहीं आ रहा। तो वो सबको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास में ये चीज बार बार दोहराया जाएगा, बार बार आप लोग को ये सब देखने को मिलेगा। तो क्यों ना कि एक ही बार में आप लोग सीख लो कि साम्यवाद सब क्या होता है, ठीक है। तो वो आप लोग को फायदा पहुंचाएगा, इसलिए मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ कि वो आप लोग को हिस्ट्री ऑफ चाइना जापान में ही आप लोग को एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वीडियो में ही आप लोग को, मतलब यूट्यूब चैनल में ही आप लोग को एक प्लेलिस्ट मिलेगा चाइना जापान का, ठीक है। वहां पे साम्यवाद 40 मिनट में हम आपको समझाए हुए हैं कि साम्यवाद क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साम्यवाद को समझना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे, साम्यवाद का डर। रूस में क्या हुआ था, रूस में 1917 बोल्शेविक क्रांति हुई थी, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति क्या था, मेनली साम्यवादी क्रांति ही उसको बोल सकते हैं आप लोग। इसमें क्या था, इसमें मेनली था कि सत्ता जो है राज्य के हाथों में होगा, सत्ता जो है राज्य के हाथों में होगा, सब संसाधन राज्य के हाथों में होगा, और राज्य डिसाइड करेगा कि सबको कैसे मैनेज करना है। जनता डिसाइड नहीं करेगा, लोकतंत्र ये नहीं है, ये साम्यवाद है। लोकतंत्र में जनता डिसाइड करता है, लेकिन साम्यवाद में सरकार डिसाइड करेगा कि जनता को क्या करना है, जनता को क्या मतलब किस तरह से देश को आगे लेके चलना है। क्यों, क्योंकि सारा संसाधन सरकार के पास है, ठीक है। तो मोटा मोटी हम लोग साम्यवाद का यही मतलब निकाल सकते हैं। तो जब सन्यात सेन जब मृत्यु नहीं हुआ था, जब तक सन्यात सेन जिंदा थे, सन्यात सेन कौन है, सन्यात सेन के ऊपर भी आप लोग का बहुत एक टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, डॉक्टर सन्यात सेन और कुओमिंतांग दल के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो वो वाला वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोग को रिकैप करा देते हैं, हिस्ट्री ऑफ चाइना जापान, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ चाइना जापान मतलब कि आप लोग का पेपर 8, पेपर 8 में हम लोग बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। पहला नंबर क्वेश्चन था हम लोग का अफीम युद्ध, दोनों अफीम युद्ध, पहला और दूसरा अफीम युद्ध हम लोग कवर कर चुके हैं। हम लोग टाइपिंग विद्रोह कवर कर चुके हैं, हम लोग बॉक्सर विद्रोह कवर कर चुके हैं, हम लोग कवर कर चुके हैं सन्यात सेन कवर कर चुके हैं, हम लोग कवर कर चुके हैं, इतना हम लोग चाइना में कर चुके हैं। उसका जापान का द्वार क्यों खुला हम लोग वो कवर कर चुके हैं। मेजी पुनर्स्थापना क्या है हम लोग वो कवर कर चुके हैं। और एक दो टॉपिक जो है हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो जो भी पेपर 8 जिनका भी तैयार नहीं हुआ है, वो आप लोग चैनल पे जाके पेपर 8 का अच्छा तरीका से तैयार कर सकते हैं। सिर्फ नंबर के लिए नहीं, नॉलेज के लिए आप लोग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो
डॉक्टर सन्याल सेन के मृत्यु के बाद चीन और रूस का संबंध जो है धीरे धीरे गड़बड़ होने लगा। ठीक है। अच्छा, आप लोग को ये बताना है, डॉक्टर सन्याल सेन तो मैंने बहुत पहले आप लोग को पढ़ा चुका है, तो आप लोग को ये बताना है कि डॉक्टर, अच्छा बता देते हैं आप लोग को कि 1866 में डॉक्टर सन्याल सेन का जन्म होता है। ठीक है, कब होता है? 1866 में डॉक्टर सन्याल सेन का जन्म होता है। आप लोग को ये बताना है कि इनकी मृत्यु कब होती है। ठीक है, आप लोग को ये बताना है कि मृत्यु कब होती है। एक हिंट्स आप लोग को दे देते हैं, काकोरी कांड। ठीक है, काकोरी कांड जिस ईयर हुआ था उसी ईयर सन्याल सेन की मृत्यु हुई थी। तो आप लोग को अब इजी हो गया, आप लोग को कमेंट करना है कि कब मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो जब इनकी मृत्यु होती है तब रूस और चाइना ये दोनों का जो संबंध है ये दोनों खटास में चला जाता है। मंचूरिया में रूस का प्रभाव को कम करने के लिए चीन की चियांग काई शेक की सरकार ने जो नीति अपनाई उससे जो है रूस बहुत रुष्ट था। रूस को गुस्सा आ रहा था किस बात से? जो कि चीन चियांग काई शेक ने जो रवैया इख्तियार किया हुआ था। और ये वाला टॉपिक हम लोग का सिलेबस में है। ठीक है, चियांग काई शेक का हम लोग को नीति को डिस्कस करना है। तो हम लोग ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे चियांग काई शेक के बारे में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को जो है वीडियो पे बने रहिएगा, नहीं सॉरी चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पे आप लोग को धीरे धीरे करके जो भी आप लोग का इशू है धीरे धीरे करके सुलझाने का कोशिश करेंगे। तो चियांग काई शेक के द्वारा क्या किया गया? ऐसा नीति अपनाया गया जिसके कारण रूस जो है वो खफा हो गया चीन से। क्यों खफा हो गया? अब तो इसका नीति जानने के बाद ही पता चलेगा, और इसका नीति हम लोग जानेंगे इस टॉपिक के बाद। ठीक है, उससे रूस ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। किसने किया? रूस ने किया। क्यों किया? क्योंकि चियांग का शेक ने ऐसा ऐसा नीति अपनाया। थोड़ा सा बताते हैं नीति क्या था। नीति था साम्यवाद का प्रसार को रोकना था। ये नीति का उद्देश्य यही था, और रसिया ऐसा नहीं चाहता था। इसीलिए उसने क्या किया? मंचूरिया पर, सॉरी चाइना पर आक्रमण कर दिया, मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया, सॉरी मंचूरिया और चीन, मंचूरिया पर आक्रमण करके रूस और चीन संधि करने के लिए बाध्य कर दिया चीन को। मंचूरिया पर आक्रमण करके रूस और चीनी संधि करने के लिए चाइना को बाध्य कर दिया। ठीक है, तो इसी संधि के बाद मंचूरिया में रूसी प्रभाव बढ़ने लगा। ऐसा देख जापान चुप नहीं रहा और मंचूरिया पर आक्रमण की योजना बनाई। अब देखिए, मंचूरिया ऐसा एरिया, हम बताएं मंचूरिया ऐसा जगह है जिसमें रसिया अपना बोलता है प्रभुत्व मेरा है, मंगोलिया भी इधर है, चाइना भी यहाँ पे है, जापान भी यहाँ पे है, कोरिया भी यहाँ पे है, मंचूरिया एकदम बीच में। इसीलिए मंचूरिया पर यदि कोई एक देश अपना ताकत दिखाएगा तो इसका टैकल करने के लिए बाकी देश जो है, बाकी देश का कान खड़ा हो जाएगा। वही यहाँ पे भी हुआ। रसिया को जब देखा गया कि रसिया का प्रभुत्व यहाँ ज्यादा बढ़ रहा है, साम्यवादी ताकत यहाँ ज्यादा बढ़ रहा है, तो जापान ने इसमें हमला करने का फुल प्रूफ निर्णय ले लिया। और ये निर्णय कब जो है सिद्ध हो जाता है? ये घटना के कारण, नाकामुरा की हत्या। ये है आप लोग का तत्कालिक कारण। ठीक है, नाकामुरा की हत्या। हर घटना होता है तो लास्ट में एक तत्कालिक कारण होता है, कोई भी घटना। या आप 1857 का क्रांति ले लीजिए, या पलासी का युद्ध 1757 का ले लीजिए, या फिर आप प्रथम विश्व युद्ध ले लीजिए। ये सब में क्या हो रहा था? ये सब में एक तत्कालिक कारण छुपा हुआ था। जैसे कि एक उसमें छिपा हुआ था, किसमें? सुअर और गाय का जो मांस का यूज किया गया था वो उसका तत्कालिक कारण बन जाता है। फिर हम लोग प्रथम विश्व युद्ध में देखेंगे तो सेराजोवा हत्याकांड इसका बन जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का देखेंगे तो अचानक जो है पोलैंड पे आक्रमण कर दिया जाता है, तो वो तत्कालिक कारण बन जाता है। तो कोई भी घटना होता है ना, तो कोई भी घटना, बड़ा घटना यदि घट रहा, तो बहुत दिन से कुछ ना कुछ ऐसा घटना होते रहता है जिसके कारण की वो वाला घटना को प्रेरित करने का कारक बनते जाता है। लेकिन अंततः अंततः एक ऐसा घटना होता है जो कि वो बोलता है ना कि अब जो है पानी सिर से ऊपर हो गया, तो वही एक घटना लास्ट में ऐसा घटना होता है जिसके कारण कि पानी जो है सिर से ऊपर चला जाता है। तो ये वाला वही घटना था, नाकामुरा की हत्या। तो ये क्या था? नाकामुरा एक बेसिकली एक जापानी जो है, एक जापानी कप्तान था ये नाकामुरा। इसकी हत्या चीनी के द्वारा इसकी हत्या 1931 में कर दिया जाता है। तो इसकी हत्या जब की जाती है तब जापान का सरकार चीन से कहता है कि आप या तो इस जो मृत्यु हुआ है आप या तो इसका क्षतिपूर्ति कीजिए या उसको दंड दीजिए जिसने ऐसा कांड किया है। तो चीन जो है ये बात से सीधे नकार देता है कि ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार आप लोग का सेराजोवा हत्याकांड में बोला जाता है कि जो भी इसमें दोषी है उसको आप लोग खोज के निकालो, और उसके द्वारा मना कर दिया जाता है, बोला जाता है कि ये डकैत के द्वारा किया जा गया है, ये हमारा आदमी नहीं था। ठीक उसी प्रकार चीन ने भी यहाँ पे वही खेल खेला।
ठीक है। चीन ने भी वही खेल खेला, तो जिसके कारण कि जापान बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया कि आपके द्वारा हत्या किया गया है, आपके एरिया में हत्या किया गया और आप ऐसा कब बोल दिए। तो अब जो है वो जापान पूरा मूड में आ गया कि अब जो है आक्रमण कर ही देना है, और अंततः जापान ने पूरी तैयारी के साथ जो है मंचूरिया पर आक्रमण कर ही दिया लास्ट में। ठीक है, तो ये था मंचूरिया पर आक्रमण करने का कहानी, ये था, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मंचूरिया संकट। अब तो हम लोग को इसका परिणाम देखने के बाद ही पता चलेगा कि मंचूरिया, ये आप लोग को सस्पेंस में रख देते हैं कि उसके बाद मंचूरिया का क्या हुआ। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका खुद से थोड़ा एनालाइज करें कि मंचूरिया के साथ क्या हुआ और क्या होना चाहिए। हालांकि अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर टॉपिक में बात करेंगे कि मंचूरिया के साथ क्या हुआ, वो किसके साथ रहा, कौन उस पे अधीन हो गया, किसके आधिपत्य में वो चला गया। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का डिस्कशन हम लोग का बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत कोई को तो ये लग रहा होगा कि ये इतना छोटा सा बात के लिए इतना इतना 30-35 मिनट का हम लोग वीडियो कवर कर लेते हैं। तो आप लोग को ये बात समझना होगा कि सिर्फ हम लोग यही वीडियो कवर नहीं करते, मतलब सिर्फ एक टॉपिक को मैं टच नहीं करता हूँ। इधर उधर जितना भी लिंक कर रहा है एक दूसरे से, मैं ट्राई करता हूँ कि सबको एक दूसरे में लपेट लेने का। ठीक है, जिससे कि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग थोड़ा ज्यादा बेटर वे में बढ़ेगा। अभी हम लोग जो सेराजोवा हत्याकांड पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी ये चीज पढ़े होंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो भी पढ़े होंगे, सेकंड वर्ल्ड वार जो भी पढ़े होंगे, वो लोग सीधे इस चीज को कनेक्ट कर सकते हैं, सीधे, ज्यादा हट के ये चीज नहीं है, सीधा कनेक्ट होगा ये सब चीज। ठीक है, तो थोड़ा सा सबका अलग अलग यूनिक 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 टेक्निक होता है पढ़ाने का। मेरा ऐसा ही टेक्निक है। थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी पढ़ने का चाह है वो जरूर पढ़ेंगे, वो लास्ट तक बने रहेंगे। और जो भी देखिए, जो भी लास्ट तक बने हुए हैं, तो एक बार जरूर वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना जो है समर्थन, या फिर अपना अपना समर्थन है या नहीं है वो आप लोग जाहिर कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि आप लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो है आप लोग का कमेंट। और आप लोग कमेंट करने में भी बहुत कोताही बरतते हैं। एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत टाइम लगता है, आप लोग इस बात को नहीं समझेंगे, क्योंकि जब बनाइएगा तब समझ में आएगा। और खासकर ये पढ़ाने वाला वीडियो में टाइम लगता है यार। तो जो भी आप लोग जहां से भी आप लोग पढ़ रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ मेरा ही वीडियो, जहां से भी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उसको एक बार लाइक या डिसलाइक जरूर कीजिएगा, ताकि उसको पता चलते रहे कि सही डायरेक्शन में पढ़ाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, सामने वाला को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर सिर्फ वन वे लेक्चर चलता है, सिर्फ मैं हूं और कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग को कमेंट करते रहना है, और जो भी क्वेश्चन किए हैं वो सबका जवाब देते रहना है। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक आप लोग का क्या रहता है, रिकॉलिंग करना। तो वीडियो जैसे ही बंद होता है, आप लोग एक बार रिकॉल करना स्टार्ट कीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़े और उस टॉपिक में मेन पॉइंट क्या क्या है। जैसे कि जापान साम्राज्यवादी का पुनरुद्भव, इसमें मेन टॉपिक क्या था, जापान में सैन्यवाद का उद्भव हो रहा था और एक तनाका समाचार पत्र आया था। ठीक है, इसका मेन टॉपिक ये है। मंचूरिया में जापानी हित, इसमें क्या था, इसमें था कि खनिज संपदा बहुत है, तेल बहुत है, तो इसीलिए जापानी हित भी वहां पर टकरा रहा था। कोरिया का प्रश्न में क्या था, कोरिया का प्रश्न में यह था कि तेल अति वहां कृषि किया जा सकता था। कोरिया का बहुत सारा इंसान वहां जाके बस गया था, लगभग 8 लाख, जिसको कि जापानी कहा जाने लगा था। तो ये इसका मेन टॉपिक है। चीन की राजनीति में हम लोग क्या देखे, चीन अपना किस तरह से मंचूरिया को कब्जाने के लिए क्या क्या हथकंडा अपना रहा था। साम्यवाद का डर में हम लोग क्या देखें कि किस प्रकार रूस मंचूरिया पर कब्जा करना चाह रहा था, साम्यवादी ताकत किस तरह बढ़ रहा था, सन्याप सेन की मृत्यु के बाद क्या क्या होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम लोग देखे अंत में तत्कालिक कारण, जो कि नाकामुरा की हत्या। तो नाकामुरा हत्या में क्या देखें, वो एक कप्तान था, चीनी के द्वारा मार दिया गया उसको। तो ये सब हम लोग देखें। ये बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्योंकि ये आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में काम आएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में यदि आप लोग मान लीजिए कि ग्रेजुएशन से यदि आप लोग आगे पढ़ने का सोचते हैं हिस्ट्री को लेकर, तो आप लोग को वहां पे भी ये काम आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक करना है, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक करना है, और जिनको भी जरूरत है उनको शेयर एक बार कर देना है, यदि आप लोग को समझ में आया तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 रहने वाला है, तो उसमें भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग जुड़िएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब जय हिंद।